नमस्कार, मैं हृदय कुमार पीड़ित आज पूर्वी चंपारण आप सबों का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो का ब्रेकिंग न्यूज यही है कि बिहार सरकारी सेवक प्रोबेशन नियमावली जारी कर दी गई है और इस नियमावली में देखेंगे कि वरीयता का निर्धारण नए रूप से कैसे होगा। इस नियमावली में यह भी देखेंगे कि पूर्व की सेवा की गणना और पूर्व की सेवा की वरीयता के बारे में क्या कही गई है, यानी पूर्व की सेवा की वरीयता, पूर्व की सेवा की वरीयता की गणना की तो बात अलग है, लेकिन पूर्व की सेवा की जो वरीयता की गणना होगी कि नहीं होगी, इस विषय में अगर स्वेच्छा से कोई जाता है किसी दूसरे विभाग में तब, या सरकार के अगर नीतिगत आधार पर जाता है तब क्या असर पड़ता है, इन सभी बातों का जिक्र किया गया है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि अपडेटेड वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता हूं। और अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। अभी तक बिहार में सरकारी सेवक प्रोबेशन जो नियमावली है वो चल रही थी, जिसमें संशोधन किया गया है। अभी 2025 का ये बिहार सरकारी सेवक जो देख सकते हैं आप सभी, ये होगा परिवीक्षा अवधि नियमावली 2025 संशोधन। और आज का जो असाधारण अंक में ये 26 चुका है। बिहार गजट असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 16, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये माघ महीने की जो 1946 यहाँ देख सकते हैं 5 फरवरी 2025, सॉरी ये 5 फरवरी 2025 को ही प्रकाशित किए जाने की बात की जा रही है इसमें। और भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि नियमावली 2024 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। इन जो 2024 का जो परिवीक्षा जो प्रोबेशन पीरियड का जो नियमावली आया था उसको संशोधन करके और बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि संशोधित नियमावली 2025 कही जा सके, यानी यही नियमावली बनाया गया है। और इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह तुरंत प्रवृत्त होगा, यानी ये प्रभावी अभी होगा। और इसमें कहा गया है कि देखिए पहले जो प्रोबेशन पीरियड की जो अवधि थी वह 2 साल, अभी प्रोबेशन पीरियड की अवधि अब 1 साल हो गई है। बिहार में जो भी हमारे सरकारी कर्मी है, चाहे जो भी किसी विभाग में हो, शिक्षा विभाग में हो या अन्य किसी विभाग में हो, पंचायत स्तर पर से लेकर के प्रखंड या जिला स्तर के कोई भी पदाधिकारी हो, तो सभी के लिए एक तरह से ये परिवीक्षा अवधि अब 1 साल के लिए की जा चुकी है। चाहे हमारे बीपीएससी से टीचर हो या हमारे जो विशेष शिक्षक बनने जा रहे हैं या एचएम हेडमास्टर हेड टीचर जो भी हैं, तो अब प्रोबेशन पीरियड की जो बात है वो 1 साल कर दी गई है। आइए हम आगे देखेंगे और भी बहुत सारे विषय कि अगर दूसरे सेवा में जाते हैं तो पूर्व की सेवा की वरीयता की गणना कैसे की जाएगी, इसका भी जिक्र इसमें किया गया है। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि नियमावली 2024 के नियम 3 का प्रतिस्थापन। उक्त नियमावली के नियम देख सकते हैं आप 3 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। अब ये प्रतिस्थापन की बात की गई है कि आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवक 1 वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे, यानी उनका प्रोबेशन पीरियड 1 साल ही होगा। अब प्रोबेशन पीरियड अगर संतोषजनक नहीं होगा उस परिस्थिति में उनका प्रोबेशन पीरियड 1 साल बढ़ाया जा सकता है। जहां तक ये लिखा गया है कि प्रोबेशन पीरियड यानी परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर 1 वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी, ये अलग बात है। ठीक है, ये नियम कानून है, उसके हिसाब से लिखा जाता है कि आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। कहने का मतलब है कि अगर हम गलत कार्य करेंगे, अपने विभागीय नियमों के खिलाफ जाएंगे तो 100% है हमें सेवा से बर्खास्त कर दी जाएगी। कौन सी बड़ी बात है, बहुत जगह आप देखते होंगे, ये अलग बात है। लेकिन अमूमन ऐसा एक्सेप्शन में 0.01% ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम कि सीधी भर्ती से भिन्न आधार अनुकंपा मेधावी खिलाड़ी आदि, यानी अब अगर सीधी अब इसमें बात हो जाती है, अब इसमें भी वरीयता किसका रहेगा। अब वरीयता के बारे में भी कहा गया है कि नियुक्त सरकारी सेवक भी जो मतलब मेधावी होंगे, वो खिलाड़ी, उनके आधार पर या अनुकंपा पर जो बहाल होंगे उनका जो इसमें परिवीक्षा अवधि की जो बात की गई है वो कहा गया है कि नियुक्त सरकारी सेवक भी 1 वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे। परीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर 1 वर्ष उनका भी बढ़ाया जा सकता है। 2 का खंड 1 में कहा गया, 2 के उपखंड 1 में कि आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि उस तिथि से प्रारंभ होगी, यानी किस तिथि से प्रारंभ होगी, जिस तिथि को इनके द्वारा विपार्ड में प्रवेशकालीन प्रशिक्षण हेतु योगदान दिया जाएगा। अब इनका कहना है कि विपार्ड में जो भी प्रशिक्षण होता है, जो पटना प्रशिक्षण होता है, तो उसमें जब तक ये योगदान नहीं देंगे
जिस दिन योगदान देंगे उसी दिन से उनकी प्रोबेशन पीरियड की अवधि की गिनती शुरू हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। दो के खंड 2 में क्या कह रहा है उपखंड में कि सीधी भर्ती से भिन्न आधार जो भी अनुकंपा या मेधावी खिलाड़ी होंगे सीधी भर्ती से नहीं होगी, उनके लिए कहा गया है कि नियुक्त सरकारी सेवक की परीक्षा अवधि उनके योगदान की तिथि से प्रारंभ मानी जाएगी, यानी जिस दिन उनका योगदान होगा उस दिन कहा गया है। सीधी भर्ती वालों का जिस दिन से प्रशिक्षण में जाएंगे और विपार्ड में या कहीं भी प्रशिक्षण जाएंगे उस तिथि से होगी गिनती। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि जो सीधी भर्ती जिनकी नहीं होगी, जो उनकंपा से आएंगे या मेधावी खिलाड़ी होते हैं, डायरेक्ट डीएसपी बना दिए जाते हैं, तो वैसे लोग जिस दिन योगदान करेंगे उस तिथि से उनका ये परीक्षा अवधि प्रोबेशन पीरियड की गिनती की जाएगी। परंतु संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा इन्हें विपार्ड के अगले प्रवेशकालीन प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित कराना होगा, यानी जो अधिकारी हैं उनके द्वारा उनको सम्मिलित कराना होगा, यानी उनको हर हाल में ये ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। तीसरी बात इसमें लिखी गई है जो नियम 3 है, वो कहता है किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची आयोग द्वारा संबंधित प्रशासनिक विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। तदुपरांत यहाँ पे समान प्रशासन विभाग द्वारा विपार्ड एवं अन्य प्रशासी, यानी मान लीजिए विपार्ड है या अन्य प्रशासनिक विभाग जैसे शिक्षा विभाग है, अपना डाइट बाट में अपना ट्रेनिंग कराता है, परामर्श से प्रवेशकालीन प्रशिक्षण की तिथि निर्धारित की जाएगी। सभी संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा उक्त निर्धारित तिथि के पूर्व अनुशंसित अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र आवश्यक या औपचारिकताओं को पूरा करने कर निर्गत कर दिया जाएगा। सभी नवनियुक्त सरकारी सेवक विपार्ड द्वारा से निर्धारित तिथि को ही प्रवेशकालीन प्रशिक्षण सत्र में योगदान करेंगे, यानी विपार्ड हो या अन्य जो हमारे बाट डाइट में जो भी हमारे शिक्षक या शिक्षक से रिलेटेड हो तो या अन्य कर्मी, तो विपार्ड की बात की जा रही है, बीडीओ सीओ से लेकर के जो भी कर्मी होते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है, हाँ, तो नियम 3 ये कह रहा है कि जो आयोग के द्वारा जो उनका लिस्ट आएगा उसके आधार पर सभी संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा उक्त निर्धारित तिथि से के पूर्व अनुशंसित अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा कर निर्गत कर दिया जाएगा। सभी नवनियुक्त सरकारी सेवक विपार्ड द्वारा जो भी ट्रेनिंग का डेट होगा उसके पहले ही सब कुछ दे दिया जाएगा और वह जाके प्रशिक्षण करेंगे। नियम 4 कहता है कि संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवकों को पुरस्कालीन प्रशिक्षण अवधि में ही उनके प्रमाण पत्र, हाँ, उनका प्रमाण पत्र का भी सत्यापन कहा जा रहा है। प्रोबेशन पीरियड में जो ट्रेनिंग में जब जाएंगे सीधी भर्ती वाले, तो वो सब जांच कर लिया जाएगा। 5 नंबर कहता है कि आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी कर्मियों का जो फॉर्म होगा 202 में योगदान विपार्ड द्वारा ही स्वीकृत किया जाएगा तथा एचआरएमएस में ऑन बोर्डिंग तथा आवश्यकता अनुसार प्राण जनरेट होता है सरकारी कर्मियों का, जिसके तहत उन्हें पेंशन स्कीम में पैसा कटौती करके डाला जाता है, तो कार्रवाई भी विपार्ड द्वारा ही कराया जाएगा, यानी विपार्ड के स्तर पर ही होगा। इस आधार पर वित्त यानी एचआरएमएस द्वारा निर्गत उनके वेतन पूर्जा के आधार पर प्रवेशकालीन प्रशिक्षण अवधि के वेतन का भुगतान संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा मुख्यालय से ही किया जा सकेगा। 6 नंबर बिंदु कहता है यानी मुख्यालय से इनका जो भुगतान भी हो सकता है उसी वेतन पर्ची के आधार पर, क्योंकि उनका एचआरएमएस पोर्टल भी बन जाएगा विपार्ड में ट्रेनिंग के पीरियड में ही, और उनका पैन कार्ड भी बन जाएगा। ये कहा जा रहा है जो 5 नंबर बिंदु है। अब ये 6 नंबर बिंदु क्या कहता है कि सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवक द्वारा विपार्ड में प्रवेशकालीन प्रशिक्षण प्रारंभ होने के उपरांत विलंब से योगदान करने हेतु संबंधित प्रशासनिक विभाग की अनुमति लेनी होगी। अगर विलंब से जाते हैं तो उस विभाग से आपको अनुमति लेनी होगी। विपार्ड और 7 नंबर बिंदु कहता है कि विपार्ड के प्रवेशकालीन प्रशिक्षण सत्र में अधिकतम 15 दिनों के विलंब तक ही सम्मिलित होने की अनुमति विपार्ड द्वारा दी जा सकेगी। अगर 15 दिन से ज्यादा होते हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा कि नवनियुक्त सरकारी सेवक को विपार्ड द्वारा आयोजित किए जाने वाले अगले प्रवेशकालीन प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित होने का अवसर उनको दिया जाएगा। परंतु इस स्थिति में भी उन्हें क्या करना होगा, प्रशासनिक विभाग द्वारा अनुमति लेना पड़ेगा और उनकी परीक्षा अवधि को विस्तारित किया जाएगा सीधी भर्ती वाले। चूंकि कहा जा रहा है कि सीधी भर्ती वाले हैं तो अगर 1 माह लेट से अगर जाएंगे तो 1 माह देर से फिर उनका शुरू होगा प्रोबेशन पीरियड, सीधी सी बात है। चलिए नियम 3 क्या कहता है कि बिहार सरकारी सेवक की परीक्षा अवधि नियमावली 2024 के नियम 4 में उप नियम 7 जोड़ा जाना है। अब ये उप नियम 7 क्या है कि उप नियमावली के नियम 4 में उप नियम 6 के बाद उप नियम 7 निम्नोक्त जोड़ा जाता है। अब ये उप नियम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किसी सेवा संवर्ग की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर सरकार या विभाग की अनुशंसा एवं सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से विशिष्ट आदेश द्वारा संबंधित सेवा या संवर्ग के नवनियुक्त कर्मियों के प्रवेशकालीन प्रशिक्षण की अवधि को विस्तारित कर सकेगी। यानी ये कहा जा रहा है कि अगर किसी सेवा या संवर्ग की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर अगर सरकार विभाग की अनुशंसा एवं सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से विशिष्ट आदेश द्वारा संबंधित सेवा या
संवर्ग के नवनियुक्त कर्मियों को, पहले से किसी और सेवा में थे और फिर दूसरे में सेवा में आ गए, तो उनके कर्मियों का भी प्रवेशकालीन प्रशिक्षण की अवधि को विस्तारित किया जा सकता है, इसमें यह कहा जा रहा है। परंतु विशिष्ट अवधि के ऐसे विस्तार के उपरांत भी संबंधित कर्मी की परिवीक्षा अवधि 1 वर्ष ही रहेगी। बिहार सरकार नियम 4 कहता है कि बिहार सरकार सेवक की परिवीक्षा अवधि नियमावली 2024 के नियम 5 का प्रतिस्थापन यहाँ 5 के नियम से किया जा रहा है, यानी उसको हटा करके ये नियम लागू होगा। क्या नियम होगा कि 5 का 1 पढ़ते हैं। सेवा संपुष्टि क्या है? देखिए, अब सेवा संपुष्टि की जो बात की जा रही है कि आयोग की अनुशंसा से सीधी भर्ती संयुक्त सरकारी सेवक की सेवा निम्न अपेक्षाएं पूरी करने के उपरांत संपुष्ट की जा सकेगी। और कैसे वो संपुष्ट होगी, क्या क्या आवश्यकता उनको पूरा करना होगा, तो आइए देखते हैं। क, ख, ग और 2 का नियम में भी बहुत सारा है। क नियम कहता है कि यथा निर्धारित प्रवेशकालीन प्रशिक्षण के सभी चरणों को सफलतापूर्वक उन्हें क्या करना होगा, आप उनको असाइनमेंट या जो भी आप प्रशिक्षण में जो उनको पालन करना है वो सब उनको पालन करना होगा, सभी चरणों को पास करना होगा, सफल होना होगा। ख कहता है कि केंद्रीय परीक्षा समिति या राजस्व परिषद द्वारा यथा निर्धारित विभागीय परीक्षा के सभी पत्रों में उत्तीर्णता प्राप्त उनको करना होगा। ग कहता है कि केंद्रीय परीक्षा समिति या राजस्व परिषद द्वारा यथा विभागीय परीक्षा के सभी पत्रों में उत्तीर्णता प्राप्त करना, ये तो ख था। ग कहता है कि संबंधित सेवा या संवर्गीय नियमावली में यथा निर्धारित अन्य अपेक्षाओं को भी पूरा करना होगा, जो उनसे अपेक्षा की जा सकती है। दूसरी बात है कि सीधी भर्ती से भिन्न आधार, अनुकंपा या मेधावी वाले जो है वो नियुक्त सरकारी सेवकों की सेवा निम्न अपेक्षाएं पूरी करिए। सीधी भर्ती के लिए था क, ख, ग, और जो मेधावी या अनुकंपा के आधार पर उनका प्रोबेशन पीरियड के बारे में कहा जा रहा है कि प्रवेशकालीन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक उन्हें पूरा करना होगा, जिसमें संबंधित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा यथा निर्धारित परीक्षा या असाइनमेंट पूरा करना सम्मिलित होगा। अब आइए उनके लिए ख क्या है, जो प्रोबेशन पीरियड है या जो क्या कहते हैं कि मेधावी खिलाड़ी के रूप में है, वही बात किया जा रहा है कि केंद्रीय चयन पर्षद या यथा विभागीय परीक्षा के सभी पत्रों में उत्तीर्णता उनको प्राप्त करना होगा। और वही बात वही है कि यथा निर्धारित अन्य अपेक्षा भी उनसे किया जाता है, जिसको पूरा करना होगा, जो सरकारी कर्मियों से अपेक्षा की जाती है। 3 नंबर बिंदु कहता है कि सरकारी सेवकों को केंद्रीय परीक्षा समिति राजस्व परिषद द्वारा यथा निर्धारित विभागीय परीक्षा के सभी पत्रों एवं संबंधित प्रशिक्षण संबंधी संस्थान द्वारा यथा निर्धारित परीक्षा असाइनमेंट में अधिकतम अंक लाने का प्रयास करना होगा, क्योंकि आइए सबसे इंपॉर्टेंट बात यही पढ़ रहा है, क्योंकि इसकी अधिमानता यानी उसकी प्रायोरिटी आपको मिलेगी कहाँ पे, संबंधित सरकारी सेवकों को पारस्परिक वरीयता के निर्धारण में दिया जाएगा। यानी आपस में जो वरीयता का निर्धारण होगा, तो जितना आप अधिक अंक लाएंगे ट्रेनिंग पीरियड में भी, या किसी बीपीएससी से जाते हैं तो अगर परीक्षा पास करते हैं वो अलग बात है, और बीच में ट्रेनिंग पीरियड के लिए भी अगर कुछ मानक अंक आपको रखे जाते हैं तो उसमें जो बेहतर करेंगे, अधिक अंक लाएंगे, तो वो आपकी वरीयता को निर्धारण करेगा। आइए इसमें देखते हैं कि वरीयता का निर्धारण की बात की गई है कि बिहार लोक सेवा आयोग के संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अनुशंसित एवं सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवकों की पारस्परिक वरीयता का निर्धारण आयोग की परीक्षा के प्राप्तांक, प्रवेशकालीन प्रशिक्षण के विभिन्न चरणों में प्राप्त अंक तथा केंद्रीय परीक्षा समिति राजस्व परिषद द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा के प्राप्तांक को निम्न अधिमानता के आधार पर प्राप्त कुल अंक के अवरोही क्रम में किया जाएगा। अधिमानता का आधार देखिए क्या किया जा रहा है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका वरीयता कैसे निर्धारित किया जाएगा कि आयोग की प्रतियोगिता परीक्षा में कुल प्राप्तांक कितना था आपका, और कुल कितने अंकों का आपने परीक्षा दिया, तो x/y, यानी मान लीजिए कि 150 का बीपीएससी परीक्षा लेता है, आपको 80 नंबर आया, तो 80/150 गुने 66% आपको ये आपका वरीयता होगा जो आएगा। ये अधिमानता निर्धारण का सूत्र है कि x/y 100 है, और उसमें 0.66 वही बात हुआ, और इसमें 100 लगाया गया है, मैंने 100 नहीं लगाया था। तो इसमें प्रवेशकालीन प्रशिक्षण की जो बात की जा रही है कि इसकी वरीयता कैसे निर्धारित होगी कि ABCD करके दिया गया है, यानी प्रवेशकालीन प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चरण जो भी होगा उसमें 6% सबको दिया गया है, और जो भी उनका मानक अंक होगा वही A/B × 100 × 0.06 से मल्टीपल करके उनको जो आएगा वही उनका वरीयता होगा। विभागीय परीक्षा की बात की जा रही है, जैसे हमारे नियोजित शिक्षक है, एक तरह से विभागीय परीक्षा ही कहा जाएगा, लेकिन इनकी सेवा, पूर्व की सेवा को समाप्त किया गया है, जो बिल्कुल इनके या नियोजित शिक्षकों के मतलब एक तरह से कहा जाए कि क्या कहते हैं, नैतिक रूप से ये गलत कार्य हुआ है ना।
तो ये विभागीय परीक्षा कहा जाना चाहिए हमारे विभाग का जो विशेष शिक्षक बनना है, लेकिन ऐसी परीक्षा नहीं कहा जा रहा है और उस तरह के लाभ नहीं दिए जा रहे, वो अलग बात है। तो सी और डी में कहा गया है कि 10% उसी तरह C/D है ना, और ये करके उनका निकाला जाएगा वरीयता। अब आइए इसमें कहा जा रहा है सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि परंतु आयोग की अन्य परीक्षाओं के आधार पर अनुशंसित एवं सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवकों की पारस्परिक वरीयता का निर्धारण आयोग की मेधा सूची के अवरोही क्रम में किया जाएगा। अब आइए दो नंबर बिंदु कह रहा है कि किसी पंचांग वर्ष में अगर सीधी भर्ती के आधार पर अनुकंपा या मेधावी अगर एक ही साथ अगर भर्ती होते हैं तो अनुकंपा और मेधावी वालों की वरीयता सीधी भर्ती वालों से कम होगी, यानी सीधी भर्ती वाले वरीय होंगे अनुकंपा या मेधावी वालों से। सीधी सी बात इसमें की गई है ना, कि वरीयता का उनके योगदान की तिथि के आधार पर किया जाएगा, लेकिन इसमें कहा जा रहा है सीधी भर्ती से भी। हाँ चलिए, तो ये अनुकंपा या मेधावी का क्या होगा कि योगदान के आधार पर किया जाएगा, लेकिन जहाँ पे सीधी भर्ती वाले भी शामिल हो जाएंगे तो सीधी भर्ती वाले वरीय होंगे अनुकंपा या मेधावी वालों से। अब आइए आगे बात कर लेते हैं कि एक ही अगर सत्र में अगर वो बहाल होते हैं तो आयोग के अनुसार से किसी सेवा या संवर्ग में सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवकों की अधिमानता के आधार पर प्राप्त कुल अंक समान होने पर, हाँ अगर समान होता है तब कहता है, अथवा सीधी भर्ती से भिन्न अनुकंपा मेधावी खिलाड़ी आदि पर नियुक्त सरकारी सेवकों के योगदान की तिथि समान होने पर अधिक उम्र वाले सरकारी सेवक वरीय होंगे, और जन्म तिथि भी समान होने पर हिंदी वर्णमाला, ये तो अलग बात है कि अधिक उम्र वाले सीनियर होते हैं, फिर आपका नाम का लेटर आता है। अगर न्यायालय में कोई मैटर है तो न्यायालय जो आदेश देगा वो जो आपसी वरीयता नियुक्ति वर्ष में निर्धारित की जाएगी, परंतु इसमें कहा गया है कि आवंटना आदेश या नियुक्ति आदेश निर्गत होने की तिथि के 1 वर्ष के अंदर योगदान नहीं देकर अगले वर्ष या वर्षों में योगदान देने की स्थिति में उनकी वरीयता आवंटन आदेश या नियुक्ति आदेश वाले पंचांग वर्ष में न होकर योगदान वाले पंचांग, हाँ कहने का मतलब है कि न्यायालय अगर आदेश है तो जिस साल वे योगदान करेंगे उस साल से उनका क्या होगा वरीयता निर्धारण किया जाएगा, पूर्व का वरीयता का निर्धारण नहीं किया जाएगा। यानी माननीय न्यायालय के किसी अन्य आदेश को छोड़कर या सीधी भर्ती के मामलों में अगर कोई आवंटन आदेश या नियुक्ति आदेश निर्गत होने की तिथि के 1 वर्ष के अंदर योगदान करने वाले सरकारी सेवकों की आपसी वरीयता इस तरह से निर्धारित की जाएगी। अब आइए आगे बात कर लेते हैं। 5 नंबर कह रहा है कि किसी पंचांग वर्ष में किसी सेवा संवर्ग के मूल कोटि के पद पर प्रोन्नति से नियुक्त कर्मी सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों से वरीय होंगे, सीधी सी बात है। यानी प्रोन्नति से नियुक्त कर्मी जो होंगे वो सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मी से वरीय होंगे, परंतु सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मी उस पंचांग वर्ष में अनुकंपा या मेधावी खिलाड़ियों पर नियुक्त कर्मियों से वरीय होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। यह प्रोन्नति जिनका होगा तो वो तो वरीय होंगे ही, लेकिन सीधी भर्ती वाले वरीय हो जाएंगे अनुकंपा या मेधावी खिलाड़ी से अगर उसी पंचांग वर्ष में नियुक्ति होती है तो। अब आइए आगे बात कर लेते हैं। यदि किसी पदाधिकारी को उसके अनुरोध पर एक सेवा से, सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है, एक सेवा से दूसरी सेवा में अगर किसी पदाधिकारी को समायोजित किया जाता है, मैंने अगर अनुरोध करता है कोई पदाधिकारी कि हमको इस सेवा से दूसरी सेवा में भेजा जाए या मैं जाना चाहता हूं तो अनुरोध करता है, तो अगर उस दूसरी सेवा में अगर उसका सामंजन होता है, वैसी परिस्थिति में पूर्व पद पर की गई सेवाएं वरीयता के लिए नहीं गिनी जाएगी, यानी उनकी काउंटिंग नहीं होगा, पूर्व की सेवा की गणना नहीं की जाएगी, यहाँ पे इस नियमावली में कहा गया है। लेकिन अगर सरकार द्वारा लिए गए किसी नीतिगत निर्णय के आलोक में एक समायोजन समान या निरंतर या समान निरंतर वेतनमान या वेतन स्तर के पद पर किया जाता है तो उसके द्वारा पूर्व के पद पर की गई सेवाएं वरीयता की गिनी जाएगी, यानी वरीयता गिनी जाएगी। अगर सरकार वही काम करती है तो उनकी वरीयता पूर्व की सेवा की वरीयता गिनी जाएगी, लेकिन कोई अगर अनुरोध करके अगर जाता है और उनका समन्वय होता है तो उनकी सेवा को नहीं गिनी जाएगी। हालांकि इसमें एक भी समय लगा दिया गया, परंतु कि यह भी कि सरकार द्वारा लिए गए किसी नीतिगत निर्णय के आलोक में ऐसा समायोजन उस स्तर वेतनमान या वेतन स्तर के पद पर किया जाए तो समायोजन के क्रम में ही संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग के परामर्श से वरीयता का निर्धारण एवं संवर्ग में भी विशिष्ट निर्णय लिया जाएगा। किसी सेवा संवर्ग में प्रोन्नत पदाधिकारियों की पारस्परिक वरीयता वही होगी जैसी पारस्परिक वरीयता प्रोन्नति के पहले निर्धारित थी, यानी आपस में दोनों का अगर प्रमोशन हो गया तो पहले जैसे था वैसे ही रहेगा, है ना, प्रोन्नत पदाधिकारियों की। अब आ रहा है 8 नंबर बिंदु, कहता है कि किसी सेवा संवर्ग में नियत तिथि से पूर्व निर्धारित वरीयता अपरिवर्तनीय होगी, यानी जो नियत तिथि होगी उसके पहले जो वरीयता होगी मतलब नहीं बदलेगी। किसी सेवा संवर्ग में नियत तिथि के पूर्व, यानी जो एक तिथि निश्चित की जाएगी उसके पूर्व जो निर्धारित वरीयता होगी वो अपरिवर्तनीय होगी, वो बदलेगी नहीं। बिहार सरकारी सेवा की परीक्षा अवधि नियमावली 2024 के नियम 9 में अंतः स्थापन
ये 9 नंबर उपनियम से किया जाता है। और इसमें कहा गया कि समान प्रशासन विभाग का परिपत्र संख्या इतना 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 निरस्तित किया जाता है, निरस्त कर दिया गया है ना। अब तो ये चलिए अच्छी बात है। इसमें हम दो बातें देखें कि वरीयता के संबंध में हमने बातों को देखा, अधिमानता के आधार पर कैसे यहाँ पे अधिमानता का सूत्र दिया गया है, कैसे निर्धारण होगा, और दूसरी बात हमने देखा कि प्रोबेशन पीरियड 1 साल रहेगा। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगा हो, अगर समझाने में सफल हुआ हूँ, तो कम से कम इस वीडियो को सबसे अधिक इसे शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जो भी मैं अपडेटेड वीडियो लेकर के आऊँ वो आपका उसका नोटिफिकेशन मिल सके, आप उस वीडियो को देख सकें। तो सबसे अधिक कम से कम इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।